आज हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसकी हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, प्राथमिक समूह। इससे पहले हमने बात की थी प्राथमिक समूह की जो भौतिक विशेषताएं यानी बाह्य विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे प्राथमिक समूह की जो इंटरनल फीचर्स है, आंतरिक विशेषताओं के बारे में। ये विशेषताएं वास्तव में किसी भी समूह को प्राथमिक समूह में अत्यंत आवश्यक है। उनमें से एक विशेषता ये है कि प्राथमिक समूह में सदस्यों के उद्देश्य में समानता पाई जाती है। समानता इस संदर्भ में कि इसमें एक सदस्य का उद्देश्य है, वही उद्देश्य दूसरे सदस्य के लिए भी हो जाता है। किसी एक सदस्य का हित दूसरे सदस्य का हित होता है, इसलिए इसमें कोई भी सदस्य अपने हितों का त्याग नहीं करता है, वरन अन्य सदस्यों के हित उसके स्वयं हित बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे की बीमारी में जिस तरह से देखभाल करती है, तो उस बच्चे का ठीक होना ही उसकी माँ का उद्देश्य होता है। यानी बच्चे का हित स्वस्थ होना है, उस स्वस्थ होने में ही माँ का हित है। माँ चाहे इस प्रक्रिया में स्वयं कितना ही कष्ट झेले या स्वयं का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ सकता है, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य है उसके लिए मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो इसमें जो सदस्य होते हैं उनके उद्देश्यों में समानता होती है और इस तरह से इस समूह में व्यक्तित्व विलीन हो जाता है प्राथमिक समूह में, और उनमें एक हम की भावना विकसित हो जाती है और इस कारण से उनकी जो इच्छाएं हैं, प्रवृत्तियां, विश्व को देखने का दृष्टिकोण, ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता है, उद्देश्यों की समानता। दूसरी बात है कि संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध स्वयं साध्य होते हैं, अर्थात संबंध अपने आप में ही उद्देश्य होते हैं। ये किसी उद्देश्य को या किसी स्वार्थ को या किसी हित को पूरा करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि प्राथमिक संबंध स्थापित करना या प्राथमिक संबंध विकसित करना या प्राथमिक संबंध होना ही अपने आप में उद्देश्य है। किसी अन्य उद्देश्य पूर्ति के लिए आधार नहीं होते हैं। किंग्सले डेविस ने स्पष्ट कहा है कि ये संबंध संविदा, आर्थिक लाभ या राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक और अपने आप में पूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह की सदस्यता कोई इसलिए ग्रहण नहीं करता है कि उसे किसी अपने हितों की पूर्ति करनी है, बल्कि प्राथमिक समूह का सदस्य होना या प्राथमिक संबंध स्थापित होना ही अपने आप में उद्देश्य होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि संबंध वैयक्तिक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो व्यक्ति से होते हैं और उस व्यक्ति के नहीं होने पर, मृत्यु होने पर दूसरा कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का स्थान नहीं ले सकता है। प्राय हम लोग संस्थाओं में, ऑफिसेज में हम लोग देखते हैं कि एक पदाधिकारी के जाने पर दूसरा पदाधिकारी आ जाता है। वहां पर संबंध अवैयक्तिक होते हैं, निर्वैयक्तिक होते हैं, इम्पर्सनल होता है। लेकिन प्राथमिक समूह में जैसे मित्रों के बीच में जो वैयक्तिक संबंध है, यदि किसी मित्र की मृत्यु हो जाती है, वो चला जाता है, तो उसका स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। या हम परिवार के सदस्यों के बारे में भी ये बात कर सकते हैं कि भाई का स्थान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो संबंध, प्राथमिक समूह में संबंध है वो पर्सनल होते हैं, वैयक्तिक होते हैं, इनका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, इनका कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि संबंध संपूर्णता में होता है। प्राथमिक समूह में संबंध है वो व्यक्ति की किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होते हैं उसके जीवन के, बल्कि उसके जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित संबंध होते हैं प्राथमिक समूह में। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक माता पिता के लिए उसके बच्चे की शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका पारिवारिक जीवन, उसका कैरियर इत्यादि सभी पक्षों से माता पिता संबंधित होते हैं।
या एक मित्र अपने अन्य मित्र के जीवन के सभी पक्षों में घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। तो प्राथमिक समूह में संबंध है वो संपूर्णता में होता है, लेकिन जो जैसे द्वितीयक समूह में हम लोग देखते हैं कि संबंध है वो वैयक्तिक होते हैं, एक पक्षी होते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज के किसी एक पक्ष यानी उसके सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी पक्ष से ही संबंधित होता है, या शिक्षक है एक छात्र के शिक्षा के एक पक्ष से ही संबंधित होता है। शिक्षक को अपने छात्र के उसके पारिवारिक जीवन, उसकी आर्थिक स्थिति या उसकी राजनीतिक स्थिति या उसके सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं से वो ज्यादा संबंध नहीं रखता है। लेकिन प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो संपूर्णता में होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध स्वतः विकसित होते हैं, ये कोई जानबूझकर विकसित नहीं किए जाते हैं, बल्कि अपने आप ही ये संबंध विकसित होते हैं और कोई किसी स्वार्थ या उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनका विकास नहीं होता है, बल्कि संबंधों का होना ही अपने आप में उद्देश्य होता है। एक महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक संबंधों की जो नियंत्रण शक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक संबंध संपूर्ण होते हैं और घनिष्ठ होते हैं, इसलिए कोई भी समूह का सदस्य ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है या उन समूह के आदर्शों मानदंडों का उल्लंघन नहीं करना चाहता है जिससे समूह के अन्य सदस्यों को ठेस पहुंचती है या उनके हितों के विपरीत या उनके लिए हानिकारक हो। तो वास्तव में वो इन प्राथमिक समूहों के प्रभाव से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है। इस कारण से न केवल समूह में बल्कि समाज में भी सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में प्राथमिक समूह है वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वास्तव में प्राथमिक समूह जैसा कि कई विद्वानों ने कहा कि समाज की निरंतरता यदि विद्यमान है तो प्राथमिक समूह की वजह से ही है। इस तरह से ये जो विशेषताएं हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की है, ये प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं हैं। बात करते हैं कि प्राथमिक समूह के क्या गुण हैं, क्या फंक्शंस है। वास्तव में हम लोग जानते हैं कि जैसा एली चेनॉय ने कहा कि व्यक्ति के जो मूलभूत गुण हैं व्यक्तित्व के, वो वास्तव में प्राथमिक समूह में ही विकसित होता है। परिवार में ही एक व्यक्ति सहानुभूति, सुरक्षा, निष्ठता को प्राप्त करता है और उसमें जो उसके व्यक्तित्व के गुण हैं वो परिवार में ही विकसित होते हैं। चूंकि परिवार ही उसको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है, परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, इसलिए उस सुरक्षा के वातावरण में ही वो अपने संपूर्ण जीवन के अवसर की संभावनाओं को तलाशता है और उनको प्राप्त करता है। प्राथमिक समूह ही वास्तव में उसको स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है, जहाँ पर वो खुल करके अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, हंस सकता है, बोल सकता है। द्वितीयक या औपचारिक समूह में ये संभव नहीं है। सामाजिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सामाजिक प्रतिमानों के पालन और नियंत्रण में भी प्राथमिक समूह है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्राथमिक समूह में ही व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि व्यक्ति प्राथमिक समूह में अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित समझता है, इसलिए वो अपनी संपूर्ण क्षमता से साथ में कार्य करता है। एडवर्ड सिल्स ने अपने अध्ययन में कहा कि जिन व्यापारिक समूह में जो प्राथमिक समूह बन जाते हैं तो वास्तव में व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता है तो सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। प्राथमिक समूह ही व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी है जो व्यक्ति को समाज का एक सक्रिय और प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है, जैसा कि चार्ल्स कूले ने भी बताया। और हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक समूह ही व्यक्तित्व के निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जो मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियां हैं उसका मानवीकरण करने में भी प्राथमिक समूह ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से प्राथमिक समूह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। लेकिन इसके साथ में ही कुछ जो डिसफंक्शन भी है, कुछ दुष्प्रकार्य भी है प्राथमिक समूह के। कोजर और रोजनबर्ग ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्राथमिक समूह की वजह से भाई भतीजावाद, पक्षपात और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को बल मिलता है। हम लोग देखते हैं कि भाई भतीजावाद प्राथमिक समूह की वजह से ही भाई भतीजावाद होता है, जिसमें अयोग्य व्यक्तियों को उच्च पद मिल जाते हैं
और जो लोग जिनको अपना सही पक्ष होने के बावजूद भी कई लोगों को उच्च पद नहीं मिलता है या उनकी योग्यता के अनुसार वो प्राप्त नहीं करते हैं, तो उनमें असंतोष उत्पन्न होता है। साथ ही पक्षपात होने की वजह से कोटा लाइसेंस जैसी चीज़ें कुछ समूहों को प्राप्त होती है, तो धन का एकत्रीकरण हो जाता है, आर्थिक विषमता बढ़ती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये कुछ दुष्प्रकार्य हैं प्राथमिक समूह के, लेकिन वास्तव में प्राथमिक समूह के प्रकार्यों को देखते हुए कार्य समाज में इनको नियंत्रित किया जा सकता है और नगण्य है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक समूह समाज की संरचना में अत्यंत ही, उसकी निरंतरता में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।